हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे और काउंसलिंग कब से शुरू होगी उसे देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि काउंसलिंग के दौरान किन किन गलतियों से आपको बचना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि काउंसलिंग दो तरीके की होती है। पहली ऑल इंडिया की एमसीसी की काउंसलिंग और दूसरी हर स्टेट्स की स्टेट कोटे वाली काउंसलिंग। हमेशा ऑल इंडिया की काउंसलिंग एमसीसी की पहले शुरू होती है, फिर उसके बाद स्टेट्स की काउंसलिंग शुरू होती है। मतलब कि आप एटलीस्ट दो फॉर्म्स तो भर ही सकते हैं, पहला एमसीसी या ऑल इंडिया काउंसलिंग को अटेंड करने का और दूसरा अपने स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करने का। अब इसके साथ ही साथ बाकी जितने दूसरे ओपन स्टेट्स हैं आप वहाँ के फॉर्म्स भी भर सकते हो, वहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स पे एडमिशन लेने के लिए। अब क्योंकि रिजल्ट्स आ चुके हैं तो सबसे पहले जो काउंसलिंग शुरू होगी वो होगी एमसीसी की सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग। दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि एमसीसी की काउंसलिंग में कौन कौन सी सीट्स आती हैं। एमसीसी की काउंसलिंग के अंडर पहली टाइप की सीट होती है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 50% सीट्स। इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीट्स एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती हैं। बाकी बची हुई 50% सीट्स अलग अलग स्टेट्स की स्टेट कोटा काउंसलिंग से भरी जाती हैं, जिस भी स्टेट में वो कॉलेजेस होते हैं। दूसरी टाइप की सीट्स होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स, जो सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस हैं। तो अगर आपको किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब तीसरी टाइप की सीट्स होती हैं ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स। चौथे टाइप की सीट्स होती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे एएमयू, बीएचयू जैसे कॉलेजेस की सीट्स। और पांचवी टाइप की सीट्स होती हैं डीएनबी की सीट्स। और छठी टाइप की सीट्स होती हैं 2 साल वाले डिप्लोमा कोर्स की सीट्स। तो इतनी सारी सीटों में से अगर किसी भी सीट पे आपको एडमिशन लेना है तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब एमसीसी की काउंसलिंग को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। दूसरा पार्ट होता है कि आपको कॉलेजेस की चॉइसेस फिल करनी होती है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइसेस फिल करके उसको लॉक करना होता है। तीसरा पार्ट होता है कि मेरिट वाइज अलॉटमेंट बाय द सिस्टम, कि जो एमसीसी का सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो मेरिट बेसिस पे सीट्स अलॉट करता है आपकी फिल की गई चॉइसेस को। चौथा पार्ट है रिजल्ट का, कि जो कंप्यूटर ने सीट्स अलॉट की हैं मेरिट बेसिस पे उसका रिजल्ट निकालता है। और पांचवा पार्ट है एडमिशन का, कि रिजल्ट आने के बाद जिन जिन स्टूडेंट्स को सीट्स अलॉट हुई सिस्टम से वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में कॉलेजेस में रिपोर्ट करते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और एडमिशन लेते हैं। अब आइए इन एक एक पार्ट को थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। पहला पार्ट था रजिस्ट्रेशन का। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे 2 टाइप की फ़ीस की डिमांड की जाएगी। पहला रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होती है और दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ीस जो कि रिफंडेबल होती है। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स पे काउंसलिंग कराना चाहते हैं या डीएनबी या डिप्लोमास की सीट्स पे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट 1000 रुपीज़ होगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट 25,000 रुपीज़ होगा। बट अगर आप साथ ही साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग का भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज 5,000 रुपीज़ होगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपीज़ होगा। अगर आपको इन सभी यानी गवर्नमेंट 50% सीट्स, डीएनबी, डिप्लोमा, डीम्ड सबके लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको अलग से 2 लाख रुपीज़ और 25,000 रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन तब 5,000 और सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपीज़ में ही पूरा रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी चॉइसेस फिल करके लॉक करनी होती है। चॉइस फिलिंग में आपको ये करना है कि जिस भी ब्रांच में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो एडमिशन लेने का, सबसे ऊपर उस ब्रांच को चूज़ कर लें। उन कॉलेजेस को सबसे पहले डालें जो उस ब्रांच के लिए टॉप कॉलेजेस हैं। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट फेवरेट ब्रांच है उसके कॉलेजेस को सेलेक्ट करें और उसको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से एडजस्ट करें। फ्रेंड्स, आपको चॉइसेस बहुत स्मार्टली भरनी होती हैं। आपकी चॉइस फिलिंग पे ही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो चॉइसेस को एडजस्ट करने से पहले अपने ब्रांच की डिटेल्स को कॉलेज वाइज या हॉस्पिटल वाइज देख लें
कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ब्रांच गायनेकोलॉजी है तो आपके कॉलेज के हॉस्पिटल में कितने वीकली बेसिस पे नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं, कितनी वीकली बेसिस पे सिजेरियन डिलीवरीज हो रही हैं, कितने क्लिनिकल कंसल्टिंग पेशेंट्स आ रहे हैं, कितने अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस केसेस आ रहे हैं, कितने मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज़ के केसेस आ रहे हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के केसेस आ रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा केसेस पे आप स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे और उतना अच्छा आपका लर्निंग कर्व होगा। अगर आपको ये डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा और हमेशा अच्छे कॉलेज को चूज़ करें और रिकॉग्नाइज सीट को परमिटेड सीट से ज़्यादा प्रायोरिटी दें। इसीलिए हमारी भी यही कोशिश रहती है कि अपने कैंडिडेट्स को सीनियर्स से कनेक्ट करें ताकि उन्हें कॉलेज वाइज डिटेल्स पता चल सके और वो एक अच्छा डिसीजन ले सकें कि इन कॉलेज में उनको जाना है, इन कॉलेजेस को उनको अवॉइड करना है और उस हिसाब से वो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकें। अब दोस्तों, चॉइसेस को फिल करने के बाद पूरी तरह से अपने हिसाब से रीशफल या एडजस्ट कर लें, उसके बाद ही लॉक करें। क्योंकि अगर एक बार आपने चॉइसेस लॉक कर दी तो उसके बाद आप उनको रीशफल नहीं कर पाएंगे। आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हमारी टीम की सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। क्योंकि काउंसलिंग एक थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस होता है और हर साल रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो हमारी टीम आपको हर स्टेज पे हर स्टेट के लिए गाइड करती चलेगी, जिसमें हम आपको आपके मार्क्स के हिसाब से बेस्टेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मिनिमम टू मिनिमम बजट में दिलवाने में हेल्प करते हैं और अभी से लेके एंड तक आपके साथ बने रहते हैं कि आपको क्या करना है, किन किन मिस्टेक्स से बचना है, कौन कौन से कॉलेजेस को किस प्रायोरिटी में रखना है, किन किन कॉलेजेस को अवॉइड करना है जहां थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं। इन सभी चीज़ों में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करती है। तो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अब काउंसलिंग के दौरान जब आप अपनी चॉइसेस लॉक कर चुके होते हैं तो सिस्टम उसको मेरिट के बेसिस पे स्टूडेंट्स को सीट अलॉट करके देता है, जो कि लगभग 1 दिन का प्रोसेस है। फिर मेरिट बेसिस पे प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को ये दिख जाता है कि उनको कौन सी सीट अलॉट हुई है। उसके बाद काउंसलिंग में ये होता है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जिनको सीट्स मिलती है, वो अपना अलॉटमेंट लेटर और दूसरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कॉलेज को रिपोर्ट करते हैं और फिर एडमिशन लेते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको सीट्स लेनी ही है। आप चाहो तो पहले राउंड में अलॉट हुई हुई सीट्स को छोड़ भी सकते हो। राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है। अब राउंड 1 के ख़त्म होने के बाद 3 राउंड्स और होते हैं, राउंड 2, राउंड 3 यानी मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब राउंड 1 ख़त्म होने के बाद जिन स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिली या जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और अपग्रेड करके और अच्छी सीट्स लेना चाहते हैं, तो उनको राउंड 2 की काउंसलिंग को अटेंड करना होता है। राउंड 2 का भी सेम प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, फिर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और फिर एडमिशन। अब जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, उनको सीट्स मिली या नहीं मिली, उनको यहाँ पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है और अगर अपग्रेडेशन करते टाइम आपको अच्छी सीट मिल गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो राउंड 1 की मिली हुई सीट पे आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। अब राउंड 1 और राउंड 2 में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि राउंड 1 में मिली हुई सीट को आप छोड़ सकते थे, यानी वो फ्री एग्जिट था। बट अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो रही है और आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो फोरफीट कर लिया जाएगा। अब राउंड 2 ख़त्म होने के बाद आता है राउंड 3 यानी मॉपअप राउंड। यहाँ भी सेम प्रोसीजर होता है कि रजिस्ट्रेशन, फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, फिर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट और फिर एडमिशन। मॉपअप राउंड शुरू होने के पहले अगर बहुत सारी सीट्स बची होती हैं तो कट ऑफ को थोड़ा रिवाइज़ किया जाता है ताकि और भी कुछ स्टूडेंट्स को मौका मिल सके और सीटें भर जाएं। अब मॉपअप राउंड में सबसे अच्छा स्टेप जो एमसीसी की तरफ से लिया गया है वो ये है कि जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की एनआरआई कोटे की सीट्स या माइनॉरिटी कोटे की सीट्स अगर नहीं भरती हैं तो देन एंड देयर सिस्टम से ही वो जनरल सीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती हैं। अब मॉपअप राउंड ख़त्म होने के बाद आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड यानी सबसे लास्ट राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं खुलता है। यहाँ पे सिर्फ वो ही स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जो या तो पहले से रजिस्टर्ड होते हैं
या जो मॉपअप के टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और जिन्होंने कहीं पे भी कोई सीट्स नहीं उठाई होती है। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसीज देख के अप्लाई करना होता है और उसके हिसाब से एडमिशन लेना होता है। तो ये थी पूरी डिटेल्स एमसीसी के काउंसलिंग के बारे में। अगर आपको कोई क्वेरी है या डाउट है, आप 1 to 1 हमसे जुड़ना चाहते हो कि आपके मार्क्स इतने हैं, आप ये जानना चाहते हो कि आपको कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, किधर किधर आपको जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो और पर्सनली अपने डाउट्स या क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और कुछ नए अपडेट्स के साथ।